Good evening, ma'am. ठीक है भाई, चलो। तो संडे वाले टेस्ट के लिए पढ़ाई कर रहे हो, मैथ्स और फिजिक्स? यस मैम। वेरी गुड। तो अपने अपने डाउट्स सैटरडे को तैयार रखना। सैटरडे को हम लोग, जो अगर सैटरडे को मैं देखती हूँ कि सैटरडे को तुम लोगों की, हाँ सैटरडे को BO4 की क्लास होती है। सैटरडे को हम लोग रिवीजन क्लास रखेंगे, तो सब अपने अपने डाउट्स लेके आना। क्वेश्चन का डाउट हो या कुछ भी हो, सब अपने अपने डाउट्स लेके आएंगे उस दिन। और फिजिक्स में एकदम अच्छा स्कोर आना चाहिए सबका। जो भी डाउट है वो मेरे से पूछो, क्योंकि यही टाइम है। अगर अभी साथ के साथ चैप्टर प्रिपेयर करके चलोगे तो आगे दिक्कत नहीं आएगी, वरना फिर रश में रहोगे कि ये भी करना है वो भी करना है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी के टॉपिक हो गए थे, बस उसके क्वेश्चंस रह गए थे। अभी ड्रिफ्ट वेलोसिटी के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। फॉर्मूला रिवाइज के लिए कि पहले फॉर्मूला रिवाइज हो जाए फिर। चलिए, एक बार फॉर्मूला बताओ क्या होता है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट का जो रिलेशन आया था, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की एक्सीलरेशन, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी आई थी? मैम माइनस ई टाउ बाय एम। फिर इसके अलावा भाई और बच्चे क्या करते हो तुम लोग, और भी बोला करो। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला आया था हमारे पास, -E/m, टाउ इज द रिलैक्सेशन टाइम। करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन आया था, बताओ। E/A, NEAVD। हाँ ये ऐसे याद करो, NEVAD. NEAVD। हाँ, चलो पहला सवाल करो।
तो मैं कनेक्ट कर लेती हूँ मोबाइल से। जैसे फुकू वही आंसर बताएगा। लावण्या मुझे आंसर बताओ क्या आएगा इसका। फर्स्ट वाले का आंसर क्या है लावण्या। मैम अभी कैलकुलेट कर रही हूँ। टाइम टेकिंग नहीं है। निहारिका बताओ। ABCD में से कौन सा ऑप्शन है। मैम ऑप्शन बी शायद आ रहा है। डी। मैम बी। ठीक है भाई, और कौन कौन निहारिका से एग्री कर रहे हैं। एग्री कर दिया। ये बाकी के लोग इतनी जल्दी क्यों आ रहे हैं। देखना इस क्लास में हमेशा यही मैम रहता है ऑप्शन भाई। बी होगा। सही, एकदम सही आ रहा है तुम लोगों का भाई, मेरे बच्चे होशियार हैं एकदम। लड़कियां होशियार हैं, इस सेक्शन की लड़कियां तो बताती हैं, ये लड़के क्या कर रहे हैं। रिजुल, सुजल ये कब बोलना शुरू करेंगे। दीक्षांत, आयुष, आर्यन, अनिरुद्ध, अनुराग है भाई। तुम क्यों पीछे हो। तो देखो क्या है, एक वायर में करंट फ्लो कर रहा है, लेंथ 1 मीटर है, रेडियस भी 1 mm है। ठीक है, एक वायर है। देखो अभी महानुभाव आए हैं। अगली बार से किसी को एंट्री नहीं मिलेगी जो लेट आएंगे, सुन लो मेरी बात। मैम कॉपर की लिंक बात। अभी आई है जस्ट। अभी लिंक आई है। यस मैम 1 मिनट हुआ अभी। कौन से ग्रुप पे हो अनुराग, एक बार बताना। अनुराग एक बार ग्रुप का नाम बताओ प्लीज। मैम ये DLGP1 PCM G12। ठीक है। ठीक है। तो एकदम सही आंसर है बच्चों का। मैं एक बार की बी ऑप्शन। तो देखो क्या है, एक कॉपर की वायर है जिसका लेंथ इतना है, रेडियस इतना है। उसको एक सीरीज में जोड़ दिया जाता है आयरन की वायर के साथ जिसका लेंथ 2 मीटर है। यानी ये एक कॉपर की वायर को जिसकी लेंथ 1 मीटर है जोड़ दिया आयरन की वायर की लेंथ के साथ। रेडियस भी गिवन है। अब देखो सीरीज में है, करंट पास कर रहा है, तो द रेशियो ऑफ करंट डेंसिटी इन द कॉपर एंड आयरन। तो रेशियो ऑफ करंट डेंसिटी निकालना है। करंट डेंसिटी का रेशियो क्या होगा भाई। देखो IE NEA BD ये होगा। ए को यहाँ ले जाओ, जे किसके बराबर हो गया, NEBD के बराबर। अच्छा, अब करंट सेम है। ठीक है, करंट की वैल्यू सेम है। अगर करंट रेशियो ऑफ करंट डेंसिटी निकालना है। ठीक है, करंट डेंसिटी यानी I/A का रेशियो चाहिए। ड्रिफ्ट वेलोसिटी। हाँ, तो ये देखो जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगा वो किसके इनवर्स रेशियो आ गया, 1/A के। है ना। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर सीरीज में वायर कनेक्टेड है तो इसका मतलब उसमें करंट क्या रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसके इनवर्स आ गया, 1/A के, बाय दिस फॉर्मूला। अब देखो यानी अगर आप निकालना चाहो J1/J2 करो तो ये किसके आएगा, एरिया का इनवर्स आएगा, यानी A2/A1 आएगा। तो सेकंड जो वायर है उसका एरिया देखो कितना है, 3 mm है ना। 3 mm को करोगे तो कितना आया,
3 का स्क्वायर 9, और जो फर्स्ट वायर है उसका रेडियस कितना है 1 mm, यानी 1 mm. पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड आर, ऐसे पाई कैंसिल, करंट डेंसिटी कितना आया 9:1। सेकंड ऑप्शन, सेकंड क्वेश्चन, सेकंड आंसर का जवाब मैं पूछना चाहूंगी कार्तिक से, ठीक है? कार्तिक, टाइम लो, सॉल्व करिए, नो हरी। तो देखो क्रॉस सेक्शन एरिया दिया हुआ है तुम्हारे पास, जिसमें इतने चार्ज कैरियर्स हैं, एन, इतने नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स हैं। इफ वायर कैरीज ए करंट, वायर का करंट भी गिवन है, तो ड्रिफ्ट स्पीड निकालनी है, सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। एन की वैल्यू है, ई भी है, एरिया भी है, और आई भी है। हाँ, मैम ऑप्शन बी। निहारिका का आंसर आ रहा है। बाकी भाई मैंने तो ऑप्शन बी। मेरा इशिता का भी बी आ रहा है, और बाकी हम बी आ रहा है। ऑप्शन बी आ रहा है। ठीक है भाई। लड़कियां तो ठीक है, ये लड़के क्या कर रहे हैं? आयुष क्या आ रहा है आंसर? मैं अभी कैलकुलेशन कर रहा हूँ। ठीक है, कैलकुलेट करो। लड़कियां फास्ट फॉरवर्ड है, वेरी गुड। आर्यन का क्या आ रहा है? तो देखो, आई बाय एन ई ए, ये फॉर्मूला है, ये तुम्हारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। आई की मैंने कितना 24 मिली एम्पियर, तो मिली को 10 -3 लगा के एम्पियर में, हर चीज स्टैंडर्ड यूनिट्स में। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखो कितना दिया हुआ है, कितना 3 इंटू 10⁻23। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज 10⁻−19। एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में है, तो इसको मीटर में चेंज करने के लिए कितना लिखूंगी? 10⁻⁻4। -4। फोर। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, तो अभी एक बार देख लेते हैं तुमने। बी आ रहा है। ठीक है, सही, एकदम बी ऑप्शन आ रहा है। बिल्कुल सही। आ जाओ तीसरे क्वेश्चन पे, इसका आंसर क्या है? बी। थर्ड करो। तो देखो क्या है, एरिया बढ़ रहा है, ए से बी जा रहे हो तो एरिया इज इंक्रीजिंग, ए से बी तक। मैम अब ऑप्शन पूछा है सी। बी। मैम ऑप्शन सी। मैम हाँ, सी ऑप्शन। वेरी सी। गुड। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वेरी गुड। ड्रिफ्ट वेलोसिटी एरिया की क्या है? इनवर्स रेशियो में। इनवर्स तो प्रोपोर्शनल है मैम। यानी एरिया बढ़ रहा है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम हो जाएगी, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। वेरी गुड। फोर्थ करिए। इसमें एक है होमवर्क वाली डीपीपी, तो वो होमवर्क वाली तुम लोग खुद घर से सॉल्व करोगे, मैं क्लास वर्क करा रही हूँ। होमवर्क वाली का भी तुम्हें लिंक दिया होगा तुम्हारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, व्हाट्सएप के डिस्क्रिप्शन में।
का जवाब मैं पूछूंगी। साक्षी बताओ, फोर्थ का क्या सवाल आ रहा है आंसर? साक्षी आंसर बताओ फोर्थ का। ये तो एकदम बहुत आसान सवाल है। कितना आएगा? कौन सी कभी? नहीं, तुम लोग नहीं बताओगे, तुम तो जब से जवाब दे रहे हो। कोई और कनक तुम बताओ, कनक क्या आंसर आ रहा है भाई? इतना टाइम नहीं है, आगे सिलेबस कराना है। कनक का कितना आ रहा है? हम सी I/2। ठीक है, देखो सवाल कितना आसान था, फिर डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड था, तुम लोग पता नहीं क्यों नहीं बोलते। 1 मिनट का सवाल था। करंट को दूसरी वायर में जब रेडियस को क्या कर दिया, आधा कर दिया, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी को 2 टाइम्स कर दिया, तो पूछा है, क्या पूछा है, व्हाट इज द करंट, तो आई पूछा है। तो एन ई एरिया कितना हो जाएगा भाई, रेडियस को हाफ कर दिया, तो यानी R/2 स्क्वायर। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी हो गई, ट्वाइस ऑफ इनिशियल, तो ये हो गया NER² इंटू ड्रिफ्ट वेलोसिटी, है ना, 2 टाइम्स, तो ये R/2 हो गया, इसको कट करके, तो ये R के बराबर ये आई था, तो आंसर आ गया I/2। वेरी गुड, सी ऑप्शन। यही आ रहा है ना सभी का? यस Yes, ma'am. मैम। ठीक है, अब ये वाला करिए, क्वेश्चन नंबर 5। और जो होमवर्क वाले क्वेश्चन है वो भी साथ के साथ करना। कौन पढ़ने आया है इतनी इतनी जल्दी? हर्षिता, हर्षिता, मैंने फर्स्ट टाइम देखी है हर्षिता क्लास में। हर्षिता आज फर्स्ट डे है क्या? नो मैम। कोई और किसी ने हर्षिता को देखा है क्लास में पहले? नो नो, नो मैम। मैंने भी आज फर्स्ट टाइम। हर्षिता फर्स्ट टाइम हो ना क्लास में? पहले भी लगाई थी क्लास। रेगुलर नहीं हो फिर। हाँ बताओ, निहारिका का क्या आंसर है? मैम ऑप्शन सी। हाँ, दीक्षांत तुम्हारे आंसर क्यों नहीं आ रहे हैं, इतना लेट कैसे हो रहा है भाई? दीक्षांत, Yes, ma'am. हाँ क्या कर रहे हो दीक्षांत, बोल क्यों नहीं रहे? एकदम सही, जिसका सी ऑप्शन आ रहा है दे आर ऑल करेक्ट। वेरी गुड गुनगुन, इशिता, गर्ल्स पार इस ग्रुप में भी। ऐसे ही एक सेक्शन है BO1 जेई का, सेम उसमें भी BO4 की तरह है। लड़कियां भाई एक से एक इंटेलिजेंट, आगे से आगे जवाब दे देती हैं। ये मुझे लग रहा है BO4 भी सेम वही है। वेरी गुड गर्ल्स। तो क्या है, करंट आई है, वो पास कर रहा है दो क्रॉस सेक्शन के अक्रॉस P एंड Q, जिनके डायमीटर्स कितने हैं D, और डायमीटर है दूसरे का D/2, दो वायर्स के। अच्छा, करंट देखो दोनों वायर्स में सेम है आई। पूछा है ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगी, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगी, I/NEA। तो करंट दोनों में सेम है, तो आई से आई तो तुम्हारा कैंसिल हो जाएगा, और करंट सेम है तो सिंपल सी बात है NE का जो रेशो है वो भी सेम होगा, तो यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिपेंड कर रही है 1/A पे। तो अगर VD डिवाइडेड बाय P करोगे, यानी P की ड्रिफ्ट वेलोसिटी और Q की ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपोजिट हो जाएगी। एरिया यहाँ पे Q का, यहाँ पे एरिया P का। पाई, Q का रेडियस कितना है भाई, D/2, यानी ये आ गया D² बाय
4। पी का कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय पाई डी स्क्वायर, तो डी स्क्वायर से डी, इससे ये, तो देखो कितना आया, पी बाय क्यू, वी पी बाय बी क्यू कितना आया, 1/4। अब इस वी क्यू को उठा के वहां ले जाओ तो तुम्हारा ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, अब इसमें दूसरी तुम्हारे पास डीपीपी मिलेगी, होम हॉलीडे होमवर्क वाली, सॉरी हॉलीडे होमवर्क नहीं, होमवर्क। तो वो होमवर्क वाली जो है उसमें भी तुम्हें इसके हर टॉपिक के क्वेश्चंस मिलेंगे, उसमें लेवल थोड़ा और अच्छा होगा, तो उन्हें आज घर जाके सॉल्व कर लेना टाइम मिले तो। और फिर क्या करना, 5 क्वेश्चन होंगे, ज्यादा नहीं होंगे। और अगली क्लास में उसका प्रॉब्लम नहीं आना। जो देखो डेली 5-5 क्वेश्चन कर लोगे ना तो दिक्कत नहीं आएगी, फिर तुम्हें बल्क नहीं लगेगा, सिर्फ 5 क्वेश्चन कर लेना। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी में नया टॉपिक शुरू करेंगे हम लोग, ओम्स लॉ। ठीक है, फिर ओम्स लॉ के क्वेश्चंस भी करेंगे। ओम्स लॉ एंड रेजिस्टिविटी, क्या क्या पढ़ोगे, ओम्स लॉ पढ़ के जाओगे, लिमिटेशंस देखोगे कि भाई ओम्स लॉ की क्या लिमिटेशंस है, रेजिस्टिविटी देखेंगे डिफरेंट मटेरियल्स की। ठीक है, उसके बाद जो ये टॉपिक है ये तो डिलीट हो गया है, कलर कोडिंग, दिस टॉपिक इज डिलीटेड, कोई जरूरत नहीं है पढ़ने की। दूसरा हम लोग, ये मैं यहाँ से डिलीट भी कर दूँ, नो रिक्वायरमेंट। ये इसलिए मैंने यहाँ पे जानबूझ के लिखा है कि कई बच्चे फिर ये ना कहे मैम ये टॉपिक रह गया, तो जो टॉपिक रह गए हैं वो मैंने मन से छोड़े हैं, ये नहीं है कि वो रह गए। अब ये देखो ये क्या है, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी, तो आइए पढ़ते हैं ओम्स लॉ। देखो ओम्स ने क्या बोला, ओम्स लॉ ने हमें क्या समझाया, क्या बोला उसने कि भाई करंट, जो भी तुम्हारे करंट कैरिंग कंडक्टर्स हैं, ठीक है, करंट कैरिंग कंडक्टर हैं, जो जिन कंडक्टर्स में करंट फ्लो करेगा उनमें किस तरीके से करंट फ्लो करेगा कि किसी भी टेम्परेचर टी पे, ठीक है, एट एनी टेम्परेचर टी, ये याद रखना, एट एनी टी टेम्परेचर, अगर आप उस सर्किट में करंट क्या कर रहे हो, बढ़ा रहे हो, ठीक है, धीरे धीरे करंट बढ़ा रहे हो, तो उस करंट के बढ़ने पर क्या होगा, वोल्टेज जो बढ़ेगी ना वो कैसे बढ़ेगी, लीनियर बढ़ेगी, या इसका रिवर्स भी ट्रू होगा, वोल्टेज को बढ़ा रहे हो धीरे धीरे तो जो सर्किट में जो करंट बढ़ेगा वो क्या होगा, वो लीनियरली बढ़ेगा आई के। तो बस यही बोला कि एट एनी टी टेम्परेचर of a conductor the current through an ideal conductor is proportional to the potential across it। तो ये रहा I is directly proportional to V, क्लास 10th में भी पढ़ा है आप लोगों ने। प्रोपोर्शनलिटी को जब हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है रेजिस्टेंस R, तो यहाँ से V की वैल्यू क्या आई, पोटेंशियल की, V इक्वल टू IR, और इसी R को क्या बोलते हैं हम लोग, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का क्या काम है कंडक्टर में, प्रिवेंट फ्लो। हाँ मैम अपोज द फ्लो ऑफ चार्ज। हाँ, अब सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है, करता रहेगा, बट क्या होगा कि उसकी भी एक लिमिट होगी कि जब कोई चीज फ्लो कर रही है तो वहां पे जो मटेरियल होगा या उस मटेरियल की कुछ प्रॉपर्टीज होंगी जिसकी वजह से क्या होगा, उस करंट में कुछ ना कुछ अपोज होगा, उसी अपोज करने वाले एलिमेंट को हमने क्या बोल दिया यहाँ पे, रेजिस्टेंस। ठीक है, तो आई का फॉर्मूला आ गया यहाँ से, V बाय आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बढ़ेगा, अगर वोल्टेज को धीरे धीरे बढ़ाओगे किसी सर्किट में तो करंट जो बढ़ेगा वो लीनियर बढ़ेगा, और आई वी का ग्राफ कैसा आएगा, लीनियर। ठीक है, आई वी का ग्राफ आएगा लीनियर। तो वाई एक्सिस पे अगर मैं ड्रॉ करती हूँ V, और एक्स एक्सिस पे मैं ड्रॉ करती हूँ I, और यहाँ पे मान लो ये थीटा है, तो मुझे टेन थीटा यहाँ से क्या देगा, रेजिस्टेंस R। टेन थीटा की वैल्यू निकालनी मैंने, क्या, V बाय आई। वेरी गुड, V बाय आई यहाँ से क्या है, V बाय आई निकालो यहाँ से, V बाय आई गिव्स यू रेजिस्टेंस। तो अगर ऐसे सवाल आए और उसमें बोले कि दिस इज द वैल्यू ऑफ थीटा, तो मुझे बताओ रेजिस्टेंस कितना है, तो यहाँ से V बाय आई जो टेन थीटा है वो किसके बराबर है, रेजिस्टेंस R। ठीक है, V बाय आई का ग्राफ आएगा, ये याद रखना,
अगर सवाल ऐसे आ जाए, इधर आई आ जाए और इधर तुम्हें दे दे v, इधर v दे दे और ये ऐसे आए, अब क्या, अब जो थीटा वो हुआ वो क्या देगा, 1/r। tan थीटा इस केस में देगा। 1/r। हाँ वेरी गुड, वेरी गुड। इस 1/r। केस में थीटा, हाँ इस केस में थीटा कितना हो गया, I by V विच गिव्स यू 1/r। तो रेजिस्टिविटी का रेजिस्टेंस का 1/r देगा। तो ये चीज ध्यान रखना, हमेशा इस तरीके से आना चाहिए ग्राफ VI फॉर्म में। तो VI ग्राफ विल गिव यू रेजिस्टेंस, IV ग्राफ विल गिव यू इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस। उसको क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस के इनवर्स को कंडक्टेंस। वेरी गुड, कंडक्टेंस। ठीक है, इतना अभी तुम लोगों ने समझ लिया बेसिक बेसिक। अब वो जो हम लोगों ने कल रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला पढ़ा था, वहां से ये आया है। अब मैं ये तुम लोग खुद ड्राइव करोगे, इसको एक सेकंड भूल जाओ, ये तुम लोग ड्राइव करो। कल जो हम लोगों ने पढ़ा था, आई की वैल्यू निकाली थी, आई इक्वल्स टू NE/AV, ये निकाला। अब मैं तुमसे बोल रही हूँ कि मुझे इसमें रिलेशनशिप निकाल के दिखाओ, या मुझे यहाँ से एक सेकंड अभी रुको, अभी एक सेकंड रुको, ये वाला टॉपिक स्किप करो। अभी मैं तुम्हें रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला बताती हूँ, मैं आएगा कि नहीं आएगा। चलिए नहीं पे आएगा। देखो अब क्या है, जब रेजिस्टेंस को देखा गया कि रेजिस्टेंस जो होगा वो किस किस चीज करेगा, रेजिस्टेंस को देखा गया जब हम लोगों ने एक कंडक्टर लिया, ठीक है। अगर एक कंडक्टर, इस कंडक्टर की लेंथ L है और इस कंडक्टर का मान लो एरिया A है, तो जो रेजिस्टेंस है ना वो इस तरीके से डिपेंड करेगा कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा लेंथ के और और रेजिस्टेंस। इनवर्सली एरिया के। वेरी गुड, ये दो कंडीशंस है ना, रेजिस्टेंस इस तरीके से डिपेंड करेगा। तो यहाँ से जो रेजिस्टेंस की वैल्यू आई वो आई L/A। अब इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी को हटा के मुझे एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट मिलता है, जिसे मैं क्या बोलती हूँ, रो, L/A। ये रो क्या है बच्चों, डेंसिटी। है रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी। हाँ, दिस रो इज रेजिस्टिविटी। तो अब यहाँ से तुम्हें दो चीज, ये फॉर्मूला हो गया रेजिस्टेंस का, एक तो रो L/A, दूसरा फॉर्मूला हो गया R का V/I। ठीक है, दो फॉर्मूले हो गए। अब मुझे ये बताओ कि अगर सवाल आता है कि रेजिस्टेंस इज डिपेंड ऑन विच पैरामीटर्स, तो मुझे पैरामीटर बताओ जिसपे रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा। पहला पैरामीटर बताओ, पैरामीटर मतलब ये लेंथ, एरिया, VI, ये सब। रेजिस्टेंस लेंथ पे डिपेंड करेगा, यस मैम। यस रेजिस्टेंस लेंथ पे डिपेंड करेगा। गुड, रेजिस्टेंस एरिया पे डिपेंड करेगा। यस मैम। यस यस। वेरी गुड। रेजिस्टेंस वोल्टेज पे डिपेंड करेगा। यस मैम। यस मैम। नो मैम। तो देखो यही यहाँ No, पे, ma'am. हाँ यहाँ पे यही सवाल है, रेजिस्टेंस सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा, पैरामीटर्स लेंथ पे, जो यहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखवाया है मैंने ये लेंथ, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल जो लिखवाया है एरिया। इन दो पैरामीटर्स पे तुम्हारा रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा। रेजिस्टेंस V और I की वैल्यू पे क्या है, इंडिपेंडेंट है। ये फॉर्मूला तो तुम्हें दिख रहा है V और I, बट रेजिस्टेंस क्या है, ये ओम्स लॉ देखो, यही तो ओम्स लॉ है। तुमने फिर ओम्स लॉ में क्या पढ़ा, ओम्स लॉ में क्या पढ़ा, जितना V बढ़ाओगे I क्या बढ़ेगा, लीनियर बढ़ेगा। रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या रहेगी उस पॉइंट पे, अगर डी थीटा, अगर मैं निकलवाऊं dV/dI, क्या आएगा dV/dI, डिफरेंस, चेंज,
भाई चेंज क्या होगा, डायरेक्ट है ना, जितना मान लो जितना तुम्हारा वोल्टेज बढ़ा उतनी तुम्हारा करंट बढ़ गया, जितना वोल्टेज बढ़ा उतना ही तुम्हारा करंट बढ़ गया। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट। Constant. Constant. आर की वैल्यू तो कांस्टेंट है, तुमने वी भी बढ़ाया तुमने आई बढ़ाया, बट वो दोनों इस तरीके से बढ़े कि आर क्या आ गया, कांस्टेंट आया। तो यही तो ओम्स लॉ कहता है, ओम्स लॉ का यही तो चीज है कि आई भी बढ़ाओगे वी भी बढ़ाओगे, रेजिस्टेंस नहीं बढ़ने वाला। तो आर ये जो लीनियर ग्राफ है ये क्या है, कांस्टेंट है। तो रेजिस्टेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ वी एंड आई, ये चीज याद रखो, अपनी नोटबुक में लिख लो, आर इज इंडिपेंडेंट ऑफ वी एंड आई। चलो अब एक बात, अब रेजिस्टिविटी की बात कर लो कि मैम रेजिस्टिविटी मटेरियल के नेचर पे डिपेंड नहीं करेगा? किस पे, मैम मटेरियल के नेचर पे। हाँ हाँ उस पे तो आएंगे ना अभी, रेजिस्टेंस तो वी आई से इंडिपेंडेंट, लेंथ और एरिया पे डिपेंड करेगा। और रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड कर रहा है, देखो यहाँ पे रेजिस्टिविटी एक चीज है जिस पे रेजिस्टेंस डिपेंड कर रहा है, वो है रेजिस्टिविटी। तो उसके लिए अब ये जानना जरूरी है कि जो रेजिस्टिविटी है वो किस चीज पे डिपेंड करती है, रेजिस्टिविटी। हाँ रेजिस्टिविटी क्या है बच्चों, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, ये एक प्रॉपर्टी है एक मटेरियल की, दिस इज द प्रॉपर्टी, दिस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, ये एक मटेरियल की प्रॉपर्टी है कि वो कितना करंट उसमें से फ्लो होने देगी या कितना करंट उसमें फ्लो करेगा। तो रेजिस्टेंस और किस पे डिपेंड करेगा, तुम्हारे मटेरियल पे या उसके नेचर पे, है ना। रेजिस्टिविटी भी किस पे डिपेंड करेगी, नेचर ऑफ मटेरियल। रेजिस्टिविटी नेचर पे डिपेंड करेगी, जिससे रेजिस्टेंस भी नेचर इस पे डिपेंड करेगा, तुम्हारे मटेरियल के नेचर पे। सवाल आए क्या रेजिस्टिविटी लेंथ और एरिया पे डिपेंडेंट है, तो यस और नो। No, मैम। हाँ तो रेजिस्टिविटी क्या है, एक मटेरियल की प्रॉपर्टी है। मान लो तुम्हारे पास ये मटेरियल है, अब मैं इस मटेरियल का भाई इतना सा टुकड़ा काटूं, तो क्या इस इतने से मटेरियल की जो प्रॉपर्टीज है वो चेंज हो जाएंगी, नहीं होंगी ना, चाहे No, कितना ma'am. बड़ा। हाँ कभी भी देखना जब किसी भी मटेरियल को स्टडी करना होता है तो हम लोग स्पेसिमेन लेते हैं, स्पेसिमेन मतलब उसका छोटा सा टुकड़ा। क्यों, क्योंकि कितना ही छोटा टुकड़ा ले लो वो चाहे कितना बड़ा ले लो, अगर सेम मटेरियल के हैं तो प्रॉपर्टीज क्या रहने वाली है, सेम रहने वाली है। और रेजिस्टिविटी क्या है, मटेरियल की प्रॉपर्टी। तो ये तुम्हारे लेंथ और एरिया क्रॉस सेक्शन इन पे डिपेंड नहीं करेगी, सिर्फ नेचर पे डिपेंड करेगी। समझ में आया डिपेंडेंसी। Yes, ma'am. Yes, चलो ma'am. हाँ Ma'am. अब क्या करो, अब क्या करो, तुम्हारा काम है जो कल ये फॉर्मूला निकाला था I इक्वल्स टू NEAVD, इसमें I की वैल्यू रखो V बाय R, ठीक है। वहां से मुझे रेजिस्टेंस की वैल्यू, ये रेजिस्टिविटी की वैल्यू निकालो, क्या आएगी, रेजिस्टिविटी की वैल्यू निकाल के दिखाओ एक बार खुद से। सॉल्व करो, कल वाले अपने नोट खोलो। निकालो वो फॉर्मूले में मुझे रेजिस्टिविटी की वैल्यू निकाल के दिखाओ। ये फॉर्मूले आ गए हैं तुम्हारे पास, कुछ भी करो और यहाँ से वैल्यू निकालो। आई की वैल्यू क्या रखोगे, V बाय आर, इस फॉर्मूले में ये हो गया NEA ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। ये इक्वेशन आ गई है। अब इस इक्वेशन को कुछ है, मैम V अपॉन NE VDL। V की फॉर्म इंडिपेंडेंट ऑफ V,
वोल्टेज नहीं आना चाहिए, पोटेंशियल नहीं आना चाहिए। एक सेकंड में देख लूं कि क्या पूछते हैं। हाँ, निकालो। V को क्या, V क्या है तुम्हारा? पोटेंशियल। V पोटेंशियल है, मतलब तुम्हारा ये एक कंडक्टर है जिसका ये लेंथ L है, ये एरिया है, ये कनेक्टेड है तुम्हारा इस बेड। ठीक है, अब ये V को इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लिखिए। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को की वैल्यू जो है वो देखो, अभी रुको, V बाय आर इक्वल्स टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी को इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू में लिखो जो कल निकाली थी, NEA। ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी आई थी? EE बाय m टाउ, ये आया था। अब देखो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, तो या इसका मतलब तुम्हें यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो V को मैं किसकी फॉर्म में लिखूंगी? इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में। मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गया पॉजिटिव से नेगेटिव इस डायरेक्शन में, तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? ED। पढ़ा है ना पोटेंशियल किसके बराबर होता है? V इक्वल्स टू E डॉट DR। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? भूल गए? यस मैम। यस मैम पढ़ा है। तो V इक्वल्स टू ED, तो यहाँ पे V की वैल्यू कितनी आ गई? ED बाय R इक्वल्स टू N, ये E और एक ये E स्क्वायर हो गया, A इलेक्ट्रिक फील्ड का E से ये E कैंसिल हो गया, टाउ बाय M। अब रेजिस्टेंस को एक तरफ कर लो, बाकी सारी वैल्यूज एक तरफ कर दो। रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालो यहाँ से, बाकी सबको एक तरफ कर दो। मैम रेजिस्टेंस निकाला तो ये रेजिस्टिविटी। ये तो R है ना रेजिस्टेंस, इसी से रेजिस्टिविटी आएगी। करो, R को एक तरफ करो, सारी टर्म्स एक तरफ, और R की वैल्यू निकालो यहाँ से। R is equal to Tm upon N square A। ये यहाँ चला गया। हाँ, तो क्या आया? डिस्टेंस M बाय NE स्क्वायर A टाउ, ये आया। अब देखो डिस्टेंस यानी ये लेंथ है ना L, चलो L D मान लो, D इज द डिस्टेंस, L हो गया। अब देखो R को इस वाली इक्वेशन से कंपेयर करो, इस वाली इक्वेशन को, L बाय A जो हो गया वो एक तरफ हो गया, R इक्वल्स टू L बाय A। बाकी जो ये कांस्टेंट टर्म है ये क्या है? रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी कितना आया? M बाय NE स्क्वायर A, NE स्क्वायर टाउ, ये क्या हो गया? रेजिस्टिविटी। इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से कंपेयर कर लो, तो यहाँ से रेजिस्टिविटी की वैल्यू कितनी आ गई? M बाय NE स्क्वायर बाय टाउ। हाँ, ये है तुम्हारी रेजिस्टिविटी की वैल्यू। ठीक है, कुछ नहीं किया, बस ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू रख दी यहाँ पे। ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू तुम्हें याद है, EE बाय m टाउ। तुमने देखा कि भाई यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इसे वोल्टेज को उसी की टर्म में लिखो, वही लिख दिया तुमने ED, बस खत्म फिर सवाल। तो रेजिस्टेंस को तुमने इसकी फॉर्म में लिख लिया, रेजिस्टिविटी की फॉर्म में। तो ठीक है, अगर अब मैं पूछूं कि अब आप मुझे निकाल के दीजिए J की वैल्यू इसी टर्म्स में, M बाय NE स्क्वायर, और इन सब में मुझे करंट डेंसिटी निकाल के दीजिए। तो यहीं से देखो, इस A को यहाँ पे ले आओ, इस A को यहाँ ले आओ, बाय A हो जाएगा ना, ये I बाय A। मैम एरिया की जगह हम J इंटू I लिख सकते हैं। हाँ, अब मैं क्या कह रही हूँ, मुझे अब J जो आपका ये है ड्रिफ्ट, ये करंट डेंसिटी है, इसको मुझे ये जो वैल्यूज हैं M N E इन रेजिस्टिविटी इन टर्म्स में मुझे J की वैल्यू निकाल के बताओ एक टर्म्स में। देखो ये था NI इक्वल्स टू NEA ड्रिफ्ट वेलोसिटी, I बाय A हो गया, और ये हो गया NE ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितना हो गया? EE बाय M टाउ। ठीक है,
इतना ठीक है। I बाय ए जे बन गया। अब देखना एन ई स्क्वायर ई बाय एम टाउ। अब लास्ट पेज में जो रेजिस्टिविटी आई थी उसकी वैल्यू कितनी आई है? पीछे देखो, रेजिस्टिविटी की वैल्यू बताओ। मैम m upon n e square tau. m अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ, E है ना? square tau. तो अब ये कितना हो गया? 1 बाय रेजिस्टिविटी और इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट? Repeat. तो ये आ गई तुम्हारी रेजिस्टिव जे की वैल्यू। तो तुम्हें कौन सा रिलेशन याद रखना है? J इक्वल्स टू 1 बाय रेजिस्टिविटी E, और 1 बाय रेजिस्टिविटी क्या होती है? कंडक्टिविटी। Conductivity. कंडक्टिविटी को किससे शो करते हैं? सिग्मा से। Sigma. ये दो फॉर्मूले हो गए, ये याद रख लेना। J इक्वल्स टू सिग्मा ई, सिग्मा से याद कर लोगे 1 बाय रो ई, रो से याद कर लोगे रेजिस्टिविटी का ये वाला फॉर्मूला m बाय एन ई स्क्वायर टाउ। तो ये फॉर्मूला याद रखना है तुम्हें पास, ठीक है? सब चीजें Yes, ड्राइव ma'am. हो गई। इसलिए मैंने कल नहीं कराया था, मैंने कि जब तुम यहाँ पढ़ोगे तो तो यहाँ वही चीज समझाई हुई है। तो मैं यहाँ से पढ़ाती तो शायद नहीं आता, अलग से कराया तो तुम्हें आ गया होगा। अब ठीक है, एक सेकंड, ये मैं रब कर मैं ये रब कर दूं क्योंकि डेरिवेशन पीछे है और तुम लोगों ने भी कर लिया होगा। बोलो Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, इसमें देखो स्लाइड में भी है डेरिवेशन, ये मैंने समझाने के लिए तुम्हें यहाँ बताया, ठीक है? अब ये सवाल करो। एक सेकंड, सवाल जब करोगे पहले मैं कुछ साफ करूंगा। चलो, रेजिस्टेंस है, रेजिस्टिविटी भी है, find the resistance of an wire of length and cross section this if the resistivity is this। तो बहुत आसान हो गया, सब चीजें गिवन है, बस फॉर्मूला लगाना है। रेजिस्टिविटी कितनी है? 2.6। देखो रेजिस्टिविटी यूनिट्स तो तुम लोग निकाल लोगे ना, यूनिट्स। आर की यूनिट होती है ओम और रेजिस्टिविटी की यूनिट होती है ओम मीटर, ठीक है? Yes, ma'am. तो रेजिस्टिविटी 2.6 इंटू 10⁻⁻8, लेंथ कितना है? 50 सेंटीमीटर, तो मीटर आ गया भाई। ये 2 mm है, कितना आएगा? 10⁻⁻, कितना लिखूं? 6, ठीक है? 6. 1 मीटर में 10⁻³ मीटर्स होते हैं। तो मुझे स्क्वायर में चाहिए, तो 10⁻³ को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो 3 2 जा 6। तो देख लो क्या क्या कट गया। ये 1.3, ठीक है? तो देख ले क्या आंसर आ रहा है। इस तरीके से हो जाएगा, इजी है। दिस इज योर आंसर। चेंज कर लिया, रेजिस्टेंस का आया 65 इंटू 10⁻⁻4। Ma'am, 6.5 to 10⁻². हाँ, -4, वेरी गुड। अब ये करो, लेंथ को डबल कर दिया। 4 times of. वाह, किसने बताया? Ma'am, Ayush. आयुष, वेरी गुड आयुष।
बाकी Yes, ma'am, दीक्षांत 4 times हो रही है. तो स्टूडेंट एक चीज याद रखना, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए ना कि कुछ चीज एरिया कम कर दिया, लेंथ कम कर दी या कुछ चीज बढ़ा दी, तो वहां एक चीज हमेशा याद रखना, ये एक ही वायर है, ठीक है। इस वायर के पास एक वॉल्यूम नाम की कोई चीज होगी। वॉल्यूम में क्या क्या आएगा, इसके पास एक एरिया और एक लेंथ, है ना, ये दो चीज होंगी। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला हो गया एरिया इंटू लेंथ। अब एक चीज याद रखना, जो ये वॉल्यूम है ना, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगी, चाहे तुम एरिया कम कर दो या लेंथ कम कर दो या लेंथ बढ़ा दो एरिया ज्यादा कर दो, जो भी है, तो हमेशा वॉल्यूम क्या रहेगी, याद रखना, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू कांस्टेंट रहने वाली है, ठीक है। तो अब यहाँ से देखो, इनिशियल अगर तुम्हारे पास A1 L1 था, फाइनल A2 L2। अब तुम्हें देखो इनिशियली लेंथ कितनी थी AL, एरिया पता नहीं, फाइनल कितना होगा, लेंथ कितनी कर दी इन्होंने। अच्छा सुनो, लेंथ इज मेड ट्वाइस। अच्छा, यहाँ तो तुम्हें डायरेक्ट इन्होंने दे दिया, आसान कर दिया। तो सुन लो तुम पहले, अगर बोला जाए कि जो लेंथ है, अगर सिर्फ मान लो इतना दिया होता, ये नहीं दिया होता, सुन लो अभी, ये नहीं दिया होता, सिर्फ दिया होता कि लेंथ है जो ट्वाइस कर दी है, यानी ये लेंथ कितनी कर दी, 2L कर दी, ठीक है। तो अब देखो, ये L इनिशियल वाली थी, तो इस L से L कट गया, तो जो फाइनल एरिया तुम्हारा आया है वो इनिशियल के कितने टाइम्स आ गया, A/2. फाइनल, हाँ, जो फाइनल एरिया आया है वो तुम्हारा A/2 आया। तो देखो न्यू रेजिस्टेंस कैसे निकालते, रेजिस्टिविटी तो सेम ही रहेगी, L2/A2। तो L2 तुम्हें गिवन है कितना, 2 टाइम्स ऑफ इनिशियल लेंथ। अब एरिया तुम्हें इस क्वेश्चन में हल्का बनाने के लिए तुम्हें ऑलरेडी दे दिया, अदरवाइज ये दिया नहीं होता, तो तुम्हें इस फॉर्मूले से निकालना होता। एरिया कितना आया A/2, यानी ये ऊपर 2 चला गया ये, तो देखो कितना आया 4 टाइम्स रो L/A। तो ये R2 और ये क्या था रो L/A इनिशियल वाला, तो कितने टाइम चेंज हो गया, 4 टाइम्स ऑफ 4 times of R. तो ये फॉर्मूला याद रखो, वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट हमेशा, चाहे कुछ भी हो जाए, ये लगा के दूसरा तुम निकाल सकते हो इजीली, ठीक है। तो अभी ये तो बहुत हल्का सवाल था, सब चीज गिवन थी। टाइम्स आ गया। लिमिटेशन देखो क्या क्या है, ओम्स लॉ की लिमिटेशन तुम लोग बताओ क्या है, क्या हो सकती है। बताओ क्या लिमिटेशन हो सकती है ओम्स लॉ की, सोचो खुद ही। बोलो। बोले मैम ये फंडामेंटल लॉ ऑफ नेचर को ओपन नहीं करता. अच्छा, ये क्या कहता था, आई है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वी के, है ना, क्या हमेशा ये रहेगा, ऑलवेज रहेगा, कुछ ना कहीं कहीं ना कहीं तो उस कंडक्टर की लिमिट आएगी ना, कहीं ना कहीं तो उस कंडक्टर की लिमिट आएगी जब ये सीज हो जाएगा होना, कि आई जो है वी के साथ प्रोपोर्शनल ना बढ़े। कब ऐसी लिमिट आ सकती है, सोचो कब ये लिमिट आएगी कि ये फॉर्मूला इनवैलिड हो जाए, जब टेम्परेचर बढ़ा दोगे। अगर तुमने कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाना स्टार्ट कर दिया तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा बताओ, तो रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा. इंक्रीज हो जाएगा मैम। इंक्रीज हो जाएगा. चार्ज गई, हाँ, रेजिस्टेंस किसकी वजह से है, अभी एक सेकंड डिस्कस करते हैं, मैं चार्जिंग लगा दूं। तो अगर पहली चीज तो ये पता चली कि जब आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी,
ये सीज हो जाए किसी भी टाइम में तो तुम्हारा ये लॉ फेल हो जाएगा। तो अब ये सोचो कि कब हम इसको फेल कर सकते हैं, टेम्परेचर बढ़ाने पे। क्यों? टेम्परेचर जब बढ़ेगा एक लिमिट से ज्यादा तो तुम्हारा जो कंडक्टर है उसमें रेजिस्टेंस बढ़ेगा। समझो इस बात को, रेजिस्टेंस बढ़ेगा। इसका मतलब रेजिस्टेंस एक चीज पर और डिपेंड कर रहा है, किस पर? टेम्परेचर पर। क्यों डिपेंड कर रहा है वो सुनो। मान लो तुम्हारे पास ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर का तुमने टेम्परेचर बढ़ा दिया भाई, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ा दिया। अब जो ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉन के पास जो थर्मल एनर्जी है बच्चों, वो एनर्जी बढ़ेगी या घटेगी? जो कल हम लोग थर्मल एनर्जी की बात बढ़ कर रहे थे। जाएगी। हाँ, थर्मल एनर्जी Increase बढ़ेगी, होगी। जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन कोलिजन कर रहे थे वो नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ जाएंगे या घट जाएंगे? बढ़ जाएंगे मैम। बढ़ जाएंगे। बढ़ जाएंगे। इंक्रीज होंगे। तो टेम्परेचर टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ाने से इनका थर्मल मोशन बढ़ा। थर्मल मोशन मतलब इनका मोशन बढ़ा, थर्मल। कौन सा है वो बॉस? जो आपका कंडक्टर है उसमें जो रेजिस्टेंस की जो वजह है वो क्या है? ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मतलब जितना रेजिस्टेंस बढ़ेगा, तो समझ में आया? अपोजिशन इसलिए हो रहा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमारे कोलाइड करते रहते हैं। अब तुमने रेजिस्टेंस बढ़ गया, बस वही काम था। रेजिस्टेंस कैसे बढ़ा, कोलिजन कैसे बढ़ा सकते हो? टेम्परेचर बढ़ाने से। तो टेम्परेचर बढ़ाने से कोलिजन बढ़े, कोलिजन की वजह से रेजिस्टेंस बढ़ा। सर्कल समझ में आया? यस मैम। यस यस मैम। मैम। कोलिजन बढ़ने से रेजिस्टेंस। ठीक है, ये है विशियस सर्कल, ये है टेम्परेचर डिपेंडेंट। तो अब अगर क्वेश्चन आएगा क्या रेजिस्टेंस टेम्परेचर पे डिपेंडेंट करता है, यस और नो? यस। 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 रेजिस्टिविटी बताओ। रेजिस्टिविटी के साथ कुछ आंसर देना, सोचो। रेजिस्टिविटी क्या है? मेटल की प्रॉपर्टी है, मेटल की प्रॉपर्टी। टेम्परेचर बढ़ने पे प्रॉपर्टी, हाई टेम्परेचर में रख दूं तो क्या वो मेल्ट होगा या नहीं होगा? मैम होगा। तो प्रॉपर्टी चेंज हुई कि नहीं हुई? हुई। Yes. मैम हुई। प्रॉपर्टी को चेंज कर सकता है, तो रेजिस्टिविटी टेम्परेचर बढ़ाने से चेंज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि प्रॉपर्टी टेम्परेचर से चेंज होती है। तो टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी दोनों डिपेंड करेगा। ठीक है, यस और नो? यस मैम। हाँ, तो आप किसी टेम्परेचर टी, अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो तुम्हारा जो ग्राफ है वो क्या हो जाएगा? इस लाइन से डाइवर्ट हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्टली नहीं रहेगा। ये गैसेस का बिहेवियर है, ये सेमीकंडक्टर है, ये तुम अभी छोड़ो। रेजिस्टिविटी ऑफ वेरियस मटेरियल याद करने की कोई जरूरत नहीं, फालतू का है, ये भी फालतू का है। कलर कोडिंग है ही नहीं सिलेबस में, कलर कोडिंग सिलेबस में नहीं है। दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस राइट नाउ। चलो, बहुत अच्छी बात। अब आ जाओ टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी, यही जो हम लोग पढ़ा रहे थे कि जो रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर डिपेंडेंस है। देख लिया किस तरीके से है। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला दिया हुआ है कि द रेजिस्टिविटी ऑफ अ मेटेलिक कंडक्टर इज गिवन बाय दिस। ये फॉर्मूला क्या है इसे समझो। ये है फॉर्मूला। ये क्या है? रेजिस्टिविटी किसी भी एक टेम्परेचर टी पे। ये है रेजिस्टिविटी एट नॉट। ये क्या है? रेजिस्टिविटी एट एनी रेफरेंस टेम्परेचर। ठीक है, यानी ये टेम्परेचर है जो रेफरेंस टेम्परेचर है, जिस पर मान लो ये 0 डिग्री है। ठीक है, 0 डिग्री टेम्परेचर पर तुमने देखा कि मटेरियल के अंदर रेजिस्टिविटी कितनी पाई गई? R0। ठीक है, ये अब तुम निकालना चाहते हो कि T टेम्परेचर पे
टी टेम्परेचर, मान लो कोई भी टेम्परेचर तुमसे पूछ लिया, मान लो 25 डिग्री पूछ लिया। अब पूछा कि उस 25 डिग्री टेम्परेचर पे कितनी रेजिस्टिविटी होगी, तो उसे क्या बोला, रेजिस्टिविटी एट टेम्परेचर टी। और आर नॉट क्या है, रेजिस्टिविटी ये क्या है, नॉट उस टेम्परेचर रेफरेंस टेम्परेचर पे जो रेजिस्टिविटी थी जो तुमने कैलकुलेट करी। ठीक है, तो इनके बीच में ये रिलेशन सेटअप हुआ। अब देखो यहाँ पे कौन सा साइन है, प्लस का, इसका मतलब टेम्परेचर के साथ साथ जो रेजिस्टिविटी है वो बढ़ रही है या घट रही है, बढ़ रही है। तो ये इंक्रीज हो रही है। हाँ, मैथमेटिकली भी ये देखो दिख रहा है कि टेम्परेचर के बढ़ने पे रेजिस्टिविटी जो है इंक्रीज हो रही है। कितने टाइम इंक्रीज हो रही है, अल्फा टी, अल्फा डेल टी, डेल टी इज द चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, अल्फा मतलब डायरेक्ट प्रोपोर्शनल लिखा है। अल्फा क्या होगा, ये अल्फा क्या है मुझे बताओ, व्हाट इज दिस अल्फा? ये आया टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस। अच्छा, तो एक बार बताओ, तुमने क्लास 11th में लीनियर एक्सपेंशन, वॉल्यूम एक्सपेंशन पढ़ा है? यस मैम। यस मैम। वहाँ पे भी ये अल्फा आता है। यस मैम। एक्सपेंशन में क्या बोलते हैं उस अल्फा को, क्या क्या मीनिंग था वहां पे उस अल्फा का? सोचो, वो अल्फा क्या कहता था कि आपने पर यूनिट टेम्परेचर बढ़ाया तो पर यूनिट जो लेंथ बढ़ी, लेंथ की रिलेशन आता था ना, लेंथ जो एल डैश जो चेंज आता था वो किस पे डिपेंडेंट होता था, अल्फा कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर और टेम्परेचर, यही होता था। तो वहां पे जो अल्फा देता था वो क्या बोलता था कि जो पर यूनिट टेम्परेचर को बढ़ाने पर लेंथ में कितना चेंज आ रहा है, उसको बोला वहां पे अल्फा, लीनियर एक्सपेंशन को कोफिशिएंट। यहाँ पे ये क्या है, टेम्परेचर कोफिशिएंट, मतलब कि अगर आपने 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाया तो मेरी रेजिस्टिविटी पे क्या चेंज आया। समझे क्या कह रहा है ये मैं तुम्हें समझाने के लिए बता रही हूँ। वैसे इतना वैसे तुम्हें वो उसकी जरूरत भी नहीं है, पर समझ लो फिर भी। अगर कोई पूछे व्हाट इज दिस अल्फा तो क्या बताओगे? अल्फा का मीनिंग समझना भी जरूरी है। अल्फा का मीनिंग है कि 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने पर तुम्हारे रेजिस्टिविटी पर कितना इफेक्ट आया, वही क्या है, अल्फा है। तो मुझे बताओ अल्फा पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, बोलो। अल्फा इज पॉजिटिव और नेगेटिव? मैम पॉजिटिव। हाउ मेनी आर सेइंग कि पॉजिटिव? हैंड रेज करो जरूर। यही 4 बच्चे पढ़ रहे हैं, बाकी के? हाँ, रिजुल भी कह रहा है, चलो रिजुल भी बोला, रिजुल बोलता ही नहीं अदरवाइज। लावण्या क्या कह रही है? मैम पॉजिटिव होगा। लावण्या भी पॉजिटिव, वेरी गुड। कार्तिक क्या कह रहा है? पॉजिटिव। अल्फा क्या बताया मैंने कि टेम्परेचर के बढ़ने पर रेजिस्टेंस में क्या, मतलब रेजिस्टिविटी में कितना डिफरेंस आएगा। तो सिंपल सी बात है, पॉजिटिव ही आएगा, बढ़ेगी। तो इसलिए अल्फा इज ऑलवेज पॉजिटिव। पर किसके लिए? मेटेलिक कंडक्टर के लिए, ये याद रखो। किसकी बात कर रही हूँ मैं? मेटालिक कंडक्टर। तो मेटेलिक कंडक्टर के लिए तुम्हारे क्या होगा, जो अल्फा है दिस विल बी अ पॉजिटिव साइन। डायमेंशन देखो क्या है, टेम्परेचर का इनवर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। अल्फा का डायमेंशन टेम्परेचर इनवर्स, याद कर लो। और फॉर मेटल्स अल्फा इज पॉजिटिव, टेम्परेचर इनवर्स, ये याद रख लो। जैसे रखने की भी जरूरत नहीं है, रेजिस्टेंस इससे ये कट गया तो अल्फा क्या हो जाएगा, 1/T। तो टी का टेम्परेचर, टेम्परेचर इनवर्स यानी टेम्परेचर का सेल्सियस इनवर्स। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब मुझे एक सवाल बताओ, क्या कुछ मटेरियल ऐसे भी होंगे जिनका अल्फा नेगेटिव होगा? ऐसा पॉसिबल है? यस मैम। हाँ बताओ भाई, कुछ मटेरियल्स ऐसे भी होंगे क्या जिनका अल्फा नेगेटिव होगा? यस मैम, जस्ट लाइक इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। इंसुलेटर में तो हाँ ठीक है, इंसुलेटर तो खुद ही एक वो है, उसमें तो कितना टेम्परेचर बढ़ा लो रेजिस्टिविटी उसकी ऑलरेडी इतनी हाई है, पता ही नहीं चलेगा। तो सेमीकंडक्टर का तुमने सही एग्जांपल बोला। सेमीकंडक्टर में क्या होगा, सेमीकंडक्टर एक ऐसा केस है जहां पे टेम्परेचर बढ़ाने से भाई उसकी कंडक्टिविटी बढ़ेगी, मतलब करंट ज्यादा फ्लो करेगा। मेटल में तो करंट घट गया बट सेमीकंडक्टर में बढ़ गया, तो वो कहाँ देखेंगे हम लोग, सेमीकंडक्टर।
तो इतना याद रखो, ठीक है। ये फॉर्मूला याद रख लो कि रेजिस्टिविटी के लिए, और अगर रेजिस्टेंस दिया हो तो रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर T इक्वल्स टू रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर R0 1 प्लस अल्फा T माइनस T0। तो दोनों को किसके लिए लगा देना, सेम ही लगा देना, रेजिस्टेंस के लिए भी और रेजिस्टिविटी के लिए भी। तो ये आ गया तुम्हारा क्या, देखो यही टेम्परेचर यही आया, RT इक्वल्स टू R0 1 प्लस अल्फा डेल T। तो डेल T यही है T माइनस T0। ये सब फालतू का मत पढ़ो, इतना याद मत रखो, बस ये याद रखो, ठीक है। फाइनल रिलेशन इसी से याद हो जाएगा, दोनों का सेम फॉर्मूला है, याद रख लो ये कि किसी भी T टेम्परेचर पे निकालना है R0 1 प्लस अल्फा डेल T। अब यहाँ पे देखो क्या है कि अगर टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से भी कम है तो क्या होगा, ये रेजिस्टिविटी है और ये टेम्परेचर है। तो ग्राफ क्या हो गया, स्ट्रेट लाइन से डेविएट कर जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ है मटेरियल नाइक्रोम, जैसे अलॉय। अलॉय के साथ अगर पूछा जाए कि अल्फा क्या होगा, अगर क्वेश्चन आता है कि अलॉय है उनके लिए अल्फा की वैल्यू क्या होगी, तो तुम्हारा आंसर होगा 0। मेटल के लिए अल्फा होगा पॉजिटिव, सेमीकंडक्टर के लिए अल्फा होगा नेगेटिव, ठीक है। नेगेटिव। तो अलॉय के लिए 0, मतलब अलॉय को फर्क ही नहीं पड़ रहा कितना टेम्परेचर बढ़ाओ, टेम्परेचर के साथ रेजिस्टिविटी की जो डिपेंडेंसी है वो बहुत ही वीक है, ठीक है। तो उन मटेरियल के नाम याद कर लो क्या है, जैसे कि नाइक्रोम और क्रोमियम, ये दो ही है तुम्हारे सिलेबस में, नाइक्रोम और क्रोमियम, ठीक है। ये यस देखो मैम। सेमीकंडक्टर का दिया हुआ है, इनवर्स में आ रहा है, ये देखो ग्राफ कैसा है, लीनियरली डिक्रीजिंग, ये डिक्रीज कर रहा है, यानी रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ कम हो रही है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, ये टेम्परेचर यहाँ पे कुछ होगा, यहाँ पे टेम्परेचर देखो बढ़ता जा रहा है, रेजिस्टिविटी कम होती जा रही है। चलो ये क्वेश्चन करो। करो इसका आंसर बताओ, अभिषेक बताएगा इसका आंसर। अभिषेक बताओ, अभिषेक क्या आंसर आ रहा है, सॉल्व करो। एक प्लेटिनियम की वायर है, प्लेटिनियम क्या है पहली बात तो मुझे ये बताओ, कंडक्टर है, मेटल क्या है, अलॉय है, क्या है? हम प्लेटिनियम मेटल है। हाँ मेटल। कंडक्टर है ना। तो रेजिस्टेंस थर्मामीटर जो है 5 ओम उसने मेजर किया, और स्टीम पॉइंट पे 5.5 ओम मेजर किया। When the thermometer is inserted in a hot bath, the resistance of the platinum wire is 5.2 ohm। तो उस बात का टेम्परेचर बताना है। तो तुम्हें दो टेम्परेचर पे दिया हुआ है, एक तो आइस पॉइंट कितने पे आता है, 0 डिग्री, यस मैम। ठीक है। यस मैम। स्टीम पॉइंट कितने पे आता है, 100 डिग्री। 100 डिग्री पे।
तो तुम्हें 2 टेम्परेचर दिए हुए हैं, तो तुम्हें हॉट बाथ का निकालना है। किसी भी एक टेम्परेचर को रेफरेंस मान लो। इजी किस में पड़ेगा? आइस पॉइंट पे, क्योंकि 0 हो जाएगा, है ना। तो आर टी इक्वल्स टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नॉट। तो रेफरेंस पॉइंट आर नॉट है, जो मैं ये आइस वाला मान रही हूँ 5, 1 प्लस अल्फा, अल्फा नहीं दिया हुआ, ओ तो दैट मीन्स दोनों यूज करने पड़ेंगे, दैट मीन्स दोनों यूज करने पड़ेंगे, दोनों से अल्फा निकालोगे। चलो अल्फा टी कितना है मुझे नहीं पता, ठीक है, कितने पे टेम्परेचर पे चाहिए वो ही निकालना है। टी नॉट टी माइनस टी नॉट, टी कितना हो गया 0 डिग्री, है ना। तो ये कितना आया खाली माइनस, सॉरी ये टी, अरे यार क्या टी नॉट 0 हो गया, टी की वैल्यू वो फाइंड करनी है। तो टी रेफरेंस टेम्प ये टी और ये टी नॉट कितना हो गया 0, तो इतना 1 प्लस अल्फा टी, तो इक्वेशन 1। दूसरी इक्वेशन कितनी आएगी आर टी की। अब लो स्टीम पॉइंट पे, स्टीम पॉइंट पे कितना टेम्परेचर आया रेफरेंस 5.5, 1 प्लस अल्फा कितना टेम्परेचर है भाई टी माइनस 100, ये इक्वेशन 2। तो इस इक्वेशन को डिवाइड कर दो, सेम टेम्परेचर पे निकाल रहे हो तो आर टी से आर टी कट जाएगा, तो अब ये इक्वेशन सॉल्व करके तुम्हारा अल्फा आ जाएगा 5 प्लस अल्फा टी इक्वल्स टू 1, या दोनों को बराबर कर दो, इक्वेशन 1 और 2 को बराबर, 5.5 प्लस अल्फा टी माइनस अल्फा 100, 55 को कॉमन ले लो, कैलकुलेशन करो वही कितनी आएगी। समझ में तो आ गया ना करना क्या है। हाँ देख लेते हैं। वही किया है, दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर दिया, आंसर कितना आ गया तुम्हारा फाइनल 40 डिग्री 40। ठीक है 40 ma'am. डिग्री सेल्सियस। तो वही था। अब अगर उन्होंने भी रेफरेंस टेम्परेचर ना दिया ना तुम्हें उस रेफरेंस टेम्परेचर पे तुम्हें टी भी नहीं दिया, तो तुम लोगों को इस तरह दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करके करना पड़ेगा। ये भी मुझे तो सेम लग रहा है, स्टीम पॉइंट इंसर्टेड सेम ही है ना, आइस पॉइंट स्टीम पॉइंट, हाँ सेम ही सवाल है, वैल्यूज अलग है बस, छोड़ो। ठीक है, तो अगली क्लास में हम लोग करेंगे डीपीपीस की क्लास वर्क होमवर्क ओम्स लॉ पे, ठीक है। रिवाइज ओके मैम। इसमें मैं वही कह रही थी, यहाँ पे डेरिवेशन है ही नहीं, तो तुम्हें ये इजी हो जाएगा चैप्टर। डेरिवेशन नहीं है, बस ये समझने का कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है, बस फटाफट हो जाएगा, बस प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, Yes, ma'am. चलो गुड नाइट एवरीवन। Good night, ma'am. गुड नाइट मैम। नाइट मैम। बाय बाय एवरीवन, बाय। Bye, bye, bye.